हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम लाइव आ चुके हैं। लेट्स सी, जैसे जैसे हमें लोग ज्वाइन करते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे प्रोग्राम की तरफ। इन द मीन वाइल द सेम थिंग दैट गोज ऑन डेली, काइंडली कीप मैसेजिंग। जरा वेव करते रहिए, मैसेज करते रहिए सो दैट आई कैन नो कि मैं लाइव आ गया हूँ और लोगों को नजर आ रहा हूँ। मैं इन द मीन वाइल अपनी वीडियो यहाँ भी खोल लेता हूँ सो दैट आई कैन सी द कमेंट्स ओवर देयर, क्योंकि कमेंट्स मुझे वहाँ नजर नहीं आएंगे। ओके, देयर इज वन व्यूअर सो फार। अच्छा, आज हम लोगों ने टाइम चेंज किया है, 10 बजे का टाइम है। लेट्स सी, हो सकता है लोग आज कम आए, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे अर्ली पूछा था कि आज आप आए नहीं टाइम पे। देन आई रिपोर्टेड देम कि भाई आज का टाइम 10 बजे का था। रीज़न ये है कि हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो फ्री नहीं होते, वो अवेलेबल नहीं होते इस टाइम पे, उनकी क्लास होती है, सो ही विल बी लेट। सो लेट मी जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल अंटिल एनी मैसेज कम्स। मैसेज आता है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, तंजीला ने ज्वाइन किया है, हमें जिब्रान ने ज्वाइन किया है, सफलैन मेहदी ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू गाइस। आप लोगों तक अगर मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, मैं सही सही नज़र आ रहा हूँ, तो प्लीज़ वेव कर दीजिए, एक मैसेज कर दीजिए सो दैट आई कैन प्रोसीड। जकी अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। जकी अब्बास, क्या आप वही हैं जो कि एंकर पर्सन भी हैं? आपका नाम फेमिलियर लग रहा है मुझे। इफ़ यू आर दैट वन तो प्लीज़ थम्स अप दीजिए। इट इज़ एक्चुअली एन ऑनर दैट यू हैव ज्वाइंड अस ओवर हियर। हो सकता है किसी दिन आपको हम लोग यहाँ पे इनवाइट करें। जी गाइस, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? लेट मी नो प्लीज़ समबडी। ज़रा वो इमोजी वाला वेव कर दीजिए वहाँ पर। अफजल भाई ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई। सैयद हमजा हमीद ने ज्वाइन किया है हमें। अस्सलाम वालेकुम हमजा। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है फिटनेस एंड यूथ। मीन्स मतलब जो हमारी नौजवान नस्ल है उनके लिए फ़िटनेस की क्या इम्पोर्टेंस है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसी के हवाले से हमने यूथ में से ही एक ट्रेनर हैं, एक्सपर्ट हैं एक्सरसाइज के, और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, काफ़ी टाइम हो गया उनको। अच्छा, मेरी उनसे मुलाकात ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी रिसेंटली उनसे मेरी एक दो दफ़ा ऑनलाइन ही बात हुई थी। कई दफ़ा मैंने उनसे मिलना चाहा, वो भी अप्रोच करते रहे, बट अनफॉर्चुनेटली कभी एक टाइम बन नहीं पाया कि हम लोग मिल पाए। बट फाइनली वी हैव कम अक्रॉस हिम। आज उनको इनवाइट किया हमने, और इंशाल्लाह जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा हम एक मीटअप करेंगे, और हो सकता है कोई सेशन साथ में भी करें इंशाल्लाह। हाय तंजीला, हाय मुदस्सिर। मनीष कुमार हैज़ ज्वाइन, वेलकम मनीष। अच्छा, लेट मी इनवाइट। क्यों नहीं करना चाहिए, यूथ को मस्ट है। अभी पूछते हैं मुदस्सिर, एक्सपर्ट से पूछते हैं हमारे कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि हर एक की राय ऐसी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि फिटनेस तो करें बट उसका लेवल डिफरेंट होना चाहिए, जिम ना जाएं। तो ये कुछ क्यूरीज हैं, कुछ कंफ्यूजन है, खासतौर पे जब बच्चे स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, यूथ जो है हमारी, जिम जाना या एक्सरसाइज करना, तो उनको बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, खासतौर पे पेरेंट्स की तरफ से। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मना करते हैं कि हाइट रुक जाएगी, और बहुत सारे मसले होते हैं कि इंजरी आ सकती है, बहुत बड़े बड़े लगोगे, मर्द लगने लगोगे, बिगड़ जाओगे, या तुम शायद ड्रग्स के एडिक्ट ना हो जाओ। बाद लोगों में ये चीज़ भी सामने आती है कि अगर इन चीज़ों की तरफ जाओगे, सप्लीमेंट लोगे, स्टेरॉइड लगवाओगे, उसके बाद ड्रग्स की तरफ चले जाओगे। आई डोंट नो किस तरह से इस तरह सोचा जाता है, तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। तो हमारे पार्टनर मुदस्सिर बता रहे हैं कि वो मिल चुके हैं हमजा से, एक्चुअली वहीं पे रहते हैं, एंड ही हैज़ बीन देयर एग्जैक्टली। मैं नहीं आ पाया था, दैट इज माय बैड। चलें, वेलकम करते हैं अपने पार्टनर हमजा को, आज के गेस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आज भाई? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आज भाई? अल्लाह का शुक्र। हमजा कैसे हैं आप?
फिट अल्हम्दुलिल्लाह। और अस्सलाम वालेकुम जिन जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, और मुदस्सिर भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। वैसे भाई सलाम मिल गया आपको? मैं मिला हूँ हमजा से, वो कह रहे हैं। बिल्कुल, मुदस्सिर भाई से मेरी एक गुलिस्तान जोहर में अच्छा, उस दिन इत्तेफाक से मेरा भी आने का प्रोग्राम था। मुदस्सिर ने मुझसे शायद 2-3 दफ़ा टाइम सेट किया था और अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मेरे उस टाइम पे ट्रेनिंग के टाइमिंग्स होते हैं। तो मैंने मुदस्सिर से कहा था डोंट मिस इट, जस्ट बी देयर, आप मिल के आ जाओ, फिर मैं किसी और दिन मीटअप करूंगा। उसके बाद से फिर लॉकडाउन के सिलसिले स्टार्ट हो गए। मुझे वहाँ पे हमारे टीचर होते हैं सर तैमूर, मुझे उनसे भी उसी दिन मिलने के लिए जाना था। इंशाल्लाह मंडे को वो ज्वाइन करेंगे हमें यहीं पे शो में, तो आप भी उस दिन आइएगा जरूर। अच्छा, इंशाल्लाह। हमजा कुछ अपने बारे में बताइएगा। मैंने जर्नल से ओवरव्यू दिया है लोगों को, लेकिन कुछ आपसे पर्सनली जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं, और कुछ छोटा सा इंट्रो मैंने लिखा हुआ भी है वहाँ पे वैसे, लेकिन वर्बली अगर आप बता दें तो अच्छा होगा। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा नाम हमजा हाशमी है और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्रॉक फिटनेस को। क्रॉक फिटनेस मेरा अपना बनाया हुआ ब्रांड है जो कि मेरे बच्चे की तरह है, और इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। अच्छा, मैंने अपनी पढ़ाई की ड्यूरेशन से मैं इस पे काम कर रहा था, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा कि मैंने पढ़ाइयों पे भी कॉम्प्रोमाइज़ किया एट टाइम्स इसको एस्टेब्लिश करने में, क्योंकि अगेन पैशन है, फिटनेस पैशन है, और पैशन के साथ सिंसेरिटी ही यही है कि आप उसको अपना 100% दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, नो रिग्रेट्स। पढ़ाई भी मैंने अच्छे से कंप्लीट कर ली, और इसको भी मैंने अल्लाह का शुक्र है अच्छे से ले चला। और मेरा पर्सनली इस वक्त सर्टिफिकेशन मैंने की इसके अंदर हेल्थ साइंसेज में, एक्सरसाइज साइंसेज में और न्यूट्रिशन में। और उसके बाद उन साइंसेस को मैंने उन लेटेस्ट स्टडीज़ को मैंने अप्लाई किया मुख्तलिफ फिटनेस प्रोग्राम्स के अंदर, अपने ऊपर चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया, फिर लोगों को गाइड किया। लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बजाय है कि सिर्फ गाइड करूँ, मैंने साथ साथ लोगों को लीड किया, साथ खुद चीज़ें की। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इम्पैक्ट रहा, लोगों की तरफ से भी बड़ा अच्छा फीडबैक रहा, और वो चीज़ आगे स्प्रेड होती गई। इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ, इस वक्त मैंने अपना जो मेजर फोकस है वो शिफ्ट कर दिया है कॉजेज़ के ऊपर, जिसके अंदर वो चीज़ें आती हैं जिसके अंदर अभी भी इतना काम नहीं हो पा रहा था। जैसे कि मैंने अयाज भाई से डिस्कस भी किया था कि मैं डिसेबल पर्सनस के लिए इस वक्त काम कर रहा हूँ ऑल ओवर पाकिस्तान। इसी तरह मैं डॉक्टर्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ में और हॉस्पिटल्स में ऑल अक्रॉस पाकिस्तान में जाके वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहा हूँ, वर्क प्लेस वर्कआउट्स बना रहा हूँ। तो इस तरह के मुख्तलिफ अब चीज़ें चला रहा हूँ मैं। तो यूथ का जो आज टॉपिक अयाज भाई ने डिसाइड किया, उसके हवाले से इंशाल्लाह अभी बात स्टार्ट करते हैं। तो अगर अयाज भाई की इजाज़त हो कि इतना तारुफ काफ़ी है, तो फिर मैं आगे इस बात को लेके चलूँ। देखिए, ऑनेस्टली आपको ना तारीफ की जरूरत है नहीं। यू आर अ वेल नोन पर्सनैलिटी इन दिस फील्ड, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं और चीज़ें लोगों के सामने आ रही होती हैं। आई हैव नॉट सीन एनीबडी हु डजंट नो हमजा, or at least they know Croc Fitness, and there is a great achievement from for you actually. I अल्हम्दुलिल्लाह। really respect that. Croc Fitness जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपका बच्चा है और आपने उसको टेक केयर किया है, तो वो मेहनत नजर आ रही है। अच्छा, बहुत अच्छी बात ये लगी आपकी कि जो आपने निगलेक्टेड पार्ट था ना इस इंडस्ट्री का, कि डिसेबल्ड पर्सन को अब तक कोई अप्रोच नहीं कर रहा था, या जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, मतलब फिजिकल डिसेबिलिटीज वगैरह जो होती हैं, क्योंकि वो एक डिफरेंट और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो सकते हैं लोगों के लिए। इंडिविजुअल हर जो इसमें हर एक की डिफरेंट डिसेबिलिटी है, तो उस पर वर्क करना ज़रा मेहनत का काम होता है। तो अक्सर लोग इजी टारगेट्स वगैरह अचीव करते हैं। दैट इज रियली ग्रेट थिंग दैट यू आर डूइंग। उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा, एक चीज़ तो मैं एक और भी बताऊं, मैं क्योंकि ये सब कुछ हमारे साथ इस वक्त फिटनेस बिजनेस वाले लोग भी मौजूद हैं, तो मैं उसको ज़रा ओपन रखना चाहूँगा कि हर बंदा ज़रा एक खुल के एक बात हो जाए। अ, इस चीज़ के अंदर स्पेसिफिकली जो था ना, वो जो पहले ही मैंने इसमें घुसने से पहले ऑब्जर्व कर लिया था, वो ये था कि पैसा नहीं था इसमें। बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर इस तरह देखा जाए इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो नहीं था, क्योंकि जो मेजर ऑडियंस है वो बेसिकली वो इदारे हैं जो कि खुद फलाही इदारे हैं और दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नेमत है अल्लाह ताला की कि मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आई और अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि मैंने वो ग्रैब की, और फिर मैं इन इदारों के साथ कोलैबोरेशन में आया। रिसेंटली मैंने इनकी मैराथन हुई थी, मैंने वो भी स्पॉन्सर की थी, और मल्टीपल इस तरह इवेंट्स उनके साथ मैं कोलैबोरेशन में करता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने उससे अर्न नहीं किया है, और ना ही फ्यूचर में उसका प्लान है।
लेकिन मैं इसको अर्निंग इस सेंस में कंसिडर करूं, बीइंग वेरी फेयर, कि ऑब्वियसली आई वाज द फर्स्ट वन जिसने इस लेवल पे ऑन लार्ज स्केल टैप किया इस ऑडियंस को, तो सही है, ये भी मेरे लिए एक बिजनेस की ही एक अर्निंग हुई। तो एक ये चीज, दूसरा ये कि ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत बहुत ह्यूज एक लर्निंग एक्सपीरियंस था और है, चल रही है। वो इस तरह के, अगर हम अगर बात करें डिसेबल्ड पर्सन की, तो हमारे दिमाग में पहली चीज आती है व्हील चेयर। सही है, तो व्हील चेयर पे मैं उन लोगों के दरमियान काम कर रहा हूँ कि व्हील चेयर पे जो आदमी है ना, वो एक्चुअली बाकियों को सपोर्ट कर रहा होता है। तो व्हील चेयर वाला जो है वो सबसे बेहतर कंडीशन में होता है। ठीक है, मैं उन इदारों में, एक 3 स्टोरी बिल्डिंग है सदर के एक इलाके में जिसमें नॉर्मली गाड़ी भी ना जा पाए, फंस जाती है, ऐसे इलाके में एक 3 स्टोरी बिल्डिंग है ILC के नाम से, इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर। वो बिल्डिंग ऐसी है कि उसके अंदर वो बंदा जिसका सिर्फ हाथ चलता हो और दिमाग चलता हो, वो अपनी व्हीलचेयर को चला के 3 मंजिलों में एक एक काम कर सकता है। लिफ्ट ऑपरेट करने से लेके किचन ऑपरेट करना, अपने बेड पे, अपनी चेयर से बेड पे जाना, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे उनकी वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप में जाना, सब कुछ कर सकता है। सही है, तो ऐसे इदारे मौजूद हैं जो कि ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बिगर पिक्चर पे कोई नहीं लेकर आ पा रहा। अब जब मैं वहां पर गया तो अगेन वही चीज कि व्हील चेयर जो थी ना, बस एक बहुत छोटी सी बात लगी। वहां पे जो उनका वाइस प्रेसिडेंट है, वो 16 कंट्रीज ट्रेवल कर चुके हैं, एंड ही इज व्हील चेयर बाउंड। ठीक है, और वो, मैं जब उनसे बात कर रहा था, तो मैं जिस वक्त एंटर हुआ था पहली दफा, ये बात है ईद मिलाद नबी का इवेंट चल रहा था उनका। तो मैं जब वहां पर एंटर हुआ ना, तो मैंने कहा अच्छा सही है, वाइस प्रेसिडेंट साहब जो है वो व्हील चेयर पे हैं। मैं सोच में आया कि यार ठीक है, मुझे इस बंदे की भी हेल्प करना है किसी तरह। तो मैं जब वहां पहुंचा, तो वो तो ऑलरेडी इस सेंस पे बैठे हुए थे कि उनको हेल्प चाहिए ही नहीं, वो परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। वो, उन्होंने मुझसे पहली बात क्या की कि यार आपने कुछ भी करके इन बच्चों की हेल्प करना है, इन लोगों को बड़ी हेल्प की जरूरत है। वो तो अपने अपनी जो व्हील चेयर की डिसेबिलिटी थी, उसको डिसेबिलिटी काउंट ही नहीं करे। उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी, मैंने वीडियो अपलोड भी की थी, कि आप लोग, बाकी लोग जो लोग कंप्लीटली हेल्दी हैं, वो 2-3 काम करें, जिसमें से एक तो ये कि आप हमें एक अलग सब्जेक्ट समझना छोड़ दें। हम डिसेबल पर्सन्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं। सही है, हमारे इक्वल राइट्स हैं। हमें एक्सेप्ट करें कि हम माशरे का हिस्सा हैं। हमें देखते ही लोग सिंपैथी लाने शुरू हो जाते हैं, बोलते हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा तकलीफदेह चीज है। मतलब उनसे प्राइवेट सवाल करने लगते हैं लोग, उनको, मतलब एक व्हीलचेयर पे बंदा है वहां पे, व्हीलचेयर पे लिटरली मैं एक मिलियनेयर से भी मिला हूँ। तो ये, तो व्हील चेयर पे अगर बंदा है, डजेंट मीन कि वो बंदा जो है ना आपकी मदद का, आपकी सिंपैथी का मोहताज है। वो पर्सन है यार, उनको उनको एक्सेप्ट करें। और जब मजे की बात, मैं जब उन लोगों के दरमियान में रहा, तो मुझे वो लोग नहीं, अपना सिस्टम डिसेबल लगने लगा। क्यों? क्योंकि उस बिल्डिंग, ILC की बिल्डिंग के अंदर, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में, इंटरनेशनली, ग्लोबली, बिल्डिंग अथॉरिटीज के हिसाब से हर बिल्डिंग ऐसी होना चाहिए जिसके अंदर व्हील बाउंड पर्सन जो है, व्हील चेयर बाउंड पर्सन जो है, वो एक्सेस कर सके एक एक चीज। हमारे ऐसा कुछ नहीं है। सही है, तो उस बिल्डिंग के अंदर, जो कि उन उन रेगुलेशंस पे बनी है, उस बिल्डिंग के अंदर मुझे रह के लगने लगा कि यार उस बंदे को कोई डिसेबिलिटी नहीं फेस हो रही थी, वो आराम से सब कुछ कर रहा था। तो हमारे सिस्टम डिसेबल है, वो लोग नहीं। हमारे सिस्टम ने उन चीजों को अडॉप्ट नहीं किया है। वो अल्लाह ताला की एक क्रिएशन है, अल्लाह ताला ने उस तरह उनको बनाया है। अगर हम एक ऐसा सिस्टम बना दें जो मर्दों के लिए सही ना हो, सिर्फ औरतों के लिए सही हो, तो वो सिस्टम डिसेबल हो जाएगा ना, कि पॉपुलेशन का एक हिस्सा है मर्द, वो उसके अंदर फिट इन नहीं हो रहा। इसी तरह अगर व्हील चेयर बाउंड पर्सन है, एक डिसेबल पर्सन है, वो भी हमारे सिस्टम का हिस्सा है, अल्लाह ताला की जो बींग्स है उनका हिस्सा है। अगर हमारा सिस्टम उनको अकोमोडेट नहीं कर पा रहा, तो मतलब सिस्टम में फ्लॉ है। तो ये वो चीजें थी जो देख के मैं मोटिवेट हुआ इन लोगों के लिए और काम करना। फिर उन्हीं के अंदर, जैसे क्रिकेट में उन लोगों के अंदर काफी ज्यादा है, ऑलरेडी क्रिकेट सिखा रहे हैं लोग। इसी तरह और चीजों को सिखाने वाले वर्कशॉप्स हैं उनकी, मैकेनिक्स हैं वो लोग, डॉक्टर्स हैं वो लोग। लियाकत नेशनल आई बिलीव की एक लेक्चरर भी वहीं से आगे बढ़ी है माशाल्लाह से। तो उसके साथ मैंने नोटिस किया कि अगेन, क्योंकि मैं अपनी खिदमत देना चाहता था, तो फिटनेस मेरी स्किल थी, और वहां पे फिटनेस के लिए काम नहीं हो रहा था। तो दैट वाज द थिंग कि जब मैंने सोचा कि यार ये मैं इनके लिए बिल्कुल कर सकता हूँ, मैंने उनके कुछ बंदे ट्रेन किए और कर रहा हूँ, और उनके साथ माशाल्लाह से काफी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मजा आ रहा है, इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अच्छा हमजा, अभी आपकी बात सुनने के बाद अब मुझे आइडिया हो रहा है अपनी गलती का, कि मैंने आपको शायद टॉपिक गलत दे दिया है।
मुझे शायद डिसेबिलिटी वाला ज्यादा देना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग दैट आई मिस दैट चांस। लेकिन मैं आपसे अभी एक बात कहना चाहूंगा कि आई वुड लाइक टू इनवाइट यू वंस अगेन। अभी कुछ गेस्ट हमारे पास हैं, उनके बाद आई वुड डेफिनेटली लाइक टू कॉल यू वंस अगेन स्पेसिफिकली फॉर दिस टॉपिक। डन ठीक है, इंशाल्लाह। हमारे पास क्योंकि हमारी एक वो है हमारी वॉलंटियर रह चुकी हैं पहले, अभी भी काम कर रही होती हैं, थोड़ा सा इनएक्टिव है फिलहाल क्योंकि कुछ मसरूफियात है उनकी, उफक हयात। तो उनके साथ हम लोगों ने APHA है गुलिस्तान जौहर में, आपको शायद आइडिया हो, उधर ही रहते हैं आप लोग। यस। तो वहाँ पे भी यही काम हो रहा होता है। तो आप उनसे जरूर मैं कनेक्ट करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह। अब हमारी खुद की कोशिश होगी कि हम लोग जो कर सकते हैं इस सिलसिले में वो करें। अच्छा, यूथ पे आते हैं इंशाल्लाह अपने टॉपिक की तरफ दोबारा से। इन द मीनवाइल मैं जरा देख लूं कि कोई क्वेश्चंस वगैरह अगर आए हैं तो मेरे पास फ्रॉम द ऑडियंस। फिलहाल वैसे पीपल आर जस्ट अप्रिशिएटिंग यू के वेरी इंस्पिरेशनल थॉट दैट यू हैव राइट नाउ। और बाकी सलाम आ रहे हैं वालेकुम सलाम, फ्रॉम मोस्ट ऑफ जज़ाकल्लाह। द पीपल हियर। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह। एनी कह रही हैं आई पर्सनली ट्रेन विद वन गर्ल, शी इज डिसेबल्ड फ्रॉम वन हैंड। एनी जिनका मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, तो ये अभी बता रही हैं दैट शी इज आल्सो ट्राइंग। थिंग इज दैट के अपॉर्चुनिटी मिलती है तकरीबन सबको ही, दैट इट डिपेंड्स वेदर यू आर अवेलिंग इट और नॉट। हम बातों का सोचते नहीं है इस हवाले से। जैसे आपने खुद ही बड़ी प्यारी बात कही, आपने कहा कि अल्लाह ने तौफीक दी, उसी की बात है कि बाकी तौफीक में बंदा काम करता है, वरना कहाँ कर पाएगा। अच्छा, यूथ के बारे में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पहली चीज, पहला क्वेश्चन तो मेरी तरफ से कि क्या एज होनी चाहिए फिटनेस के जिम वगैरह स्टार्ट करने की अकॉर्डिंग टू अच्छा, यू? अयाज भाई एक लंबी बात निकालिए तो आपको लंबी टाइम बात करना पड़ेगा। पड़ेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, सही। अच्छा, सॉरी, वो लोग जिनको समझ नहीं आया ये क्या था, एको एक्चुअली प्रोड्यूसर है तो ये इसलिए हुआ था। अच्छा जी, ये क्योंकि जो अयाज भाई ने जो सवाल किया ना, ये आप में से जिस बंदे ने भी आज का टॉपिक पढ़ा उसके दिमाग में ये सवाल जरूर आया। उसके दिमाग में अगर नहीं भी आया ना, तो हर उस बंदे के जो इस एज से गुजरा है या जिसकी औलाद इस एज से गुजर रही है, उनके दिमाग में ये सवाल जरूर आया है एक ना एक दफा। तो उसको मैंने सोचा कि बजाय कि मैं पहले रियल टाइम क्या हो रहा है क्या नहीं, उससे पहले ज़ाहिर है किसी एक बॉडी के साथ उस टॉपिक को रिलेट करना जरूरी है, क्योंकि ये हम सर्टिफाइड ट्रेनर्स की जिम्मेदारी है कि अगर हमने एक बॉडी के साथ अपने आप को कनेक्ट किया तो हम वो डिलीवर करें, आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो नॉलेज इक्वली शेयर हो सब में। तो मैंने अपने पास कुछ पॉइंटर्स लिखे थे, मैं दो बॉडीज से रिलेट करके आपको बताऊंगा, WHO और ISSA USA। तो पहले मैं WHO की बात बताऊं कि इन्होंने, अच्छा, यूथ, जो थ्योरेटिकली यूथ की जो टर्म है ना, वो कंसिडर होती है 17 इन फिटनेस, 17 की एज तक। ठीक है, अब 17 की एज तक WHO ने दो कैटेगरीज में तोड़ा है। पहली कैटेगरी है 5 to 12 ईयर्स, दूसरी है 12 to 17। ठीक है, अब एक्सरसाइज की अगर हम बहुत बेसिक पे जाएं कि क्या एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं, तो जवाब है डेफिनेटली करना चाहिए। और एक्सरसाइज डेफिनेटली करना चाहिए का एक काउंटर जवाब ये कि जब एक बच्चा जो एक गोद का बच्चा है जो रीसेंट बर्थ है, वो जो रो रहा है ना, वो भी एक एक्सरसाइज है। किस तरह से वो रोना उसकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहा है। तो एक्सरसाइज तो हमारे बाय बर्थ हमारे सिस्टम का हिस्सा है, और उसको डिफरेंट एज में डिफरेंट शक्ल में वो अडेप्ट होना है। अब उसको प्रैक्टिकली कैसे अडेप्ट करें, हम कैसे अप्लाई करें, उसके ऊपर बात करें तो 5 to 12 जो WHO ने कैटेगरी बनाई है, उसमें जो चीज रिकमेंडेड है वो ये है कि 5 to 12 की एज में फोकस किया जाए मेंटल हेल्थ पे, स्पोर्ट्स पे, फिटनेस की एजुकेशन पे कि क्या चीज क्यों है, किस लिए ऐसी एक्सरसाइज करना चाहिए, बच्चों को इनकरेज किया जाए कि कैसे स्पोर्ट्स में वो अपने आप को एंगेज करें, किस तरह के स्पोर्ट्स में एंगेज करें, मूवमेंट एंड फॉर्म। ठीक है, इन चीजों के ऊपर इस एज में फोकस करना चाहिए, अलोंग विद ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी। ये वो टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जो कि रिकमेंडेड हैं बाय WHO इस एज में। और ड्यूरेशन 60 मिनट्स मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज पर डे एंड 6 days a week एटलीस्ट। ये WHO की रिकमेंडेशन है 5 से 12 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज 13 to 17। अब 13 to 17 के अंदर फॉर्म, जो कि पिछले वाली चीज का भी पार्ट था, सेकंड चीज है आइसोलेशन एंड आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग।
जो कि कोई नहीं करता इस एज में, सही है। इसका पता ही जाके 27-28 में जाके हमें चलता है क्या था। तो आइसोलेशन एंड आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग इस एज में जरूरी है। और फिर लाइट वेट कंपाउंड ट्रेनिंग। कंपाउंड ट्रेनिंग क्या है, बहुत कम को पता चलता है क्या है, ठीक है, कर रहे होते हैं बहुत सारे लेकिन पता नहीं होता है। तो अगेन एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो WHO ने ये चीज की। अच्छा, जो सेकंड कैटेगरी है, इसमें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करती है कि आप मसल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग भी करें 3 days a week। लेकिन इससे ज्यादा जो है वो फिजिकली अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो कर सकता है, लेकिन रिकमेंडेड जो है ना वो ये है 3 days a week, ठीक है। अब ये थी एक WHO की एक बेसिक गाइडलाइन। अब इसी को फर्दर और ज्यादा खोला है ISSA USA ने। उसका मैं बताऊं तो उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। अगेन मेरी वाली बात कि बचपन से ही एक्सरसाइज चल रही है चाहे वो किसी भी शक्ल की हो। तो ISSA ने 3 कैटेगरीज बनाई है। पहली कैटेगरी है 2 to 6 years, ठीक है। अब 2 से 6 में क्या एक्सरसाइज होगी, तो वो है मोटर कंट्रोल, मोटर न्यूरॉन्स का कंट्रोल, ठीक है। ये भी एक एक्सरसाइज है, ब्रेन एक्सरसाइज। कैसे होगी, आप अपने बच्चों को ऐसे खेल में, ऐसे टॉयज में एंगेज करें, पजल्स में एंगेज करें, कलर कॉम्बिनेशंस में एंगेज करें, ऐसी चीजों में एंगेज करें कि वो अपनी बॉडी का कंट्रोल। एंड्रॉइड फोन नहीं पकड़ना है बच्चों के हाथ में, सही है। इस वक्त ऑनेस्टली ऑनेस्टली इस वक्त मेरे अड़ोस पड़ोस क्या, मेरे अपने घर के अंदर बच्चे एंड्रॉइड फोन लेके घूमते हैं। एंड्रॉइड फोन इज डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव लिटरली। तो आपने अपने अपने बच्चे का, किसी भी बच्चे का अपने मोटर कंट्रोल इंप्रूव करना है तो आप उसको फिजिकली ऐसी चीजों में एंगेज करें जो कंफ्यूजिंग हो, जो कि उसकी ब्रेन, जो उसको सोचने पे मजबूर करें, ठीक है। बड़ों को तो आप मैथ की प्रॉब्लम्स देख के और क्विजेस देख के आप कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को कैसे एंगेज करना है। आप वो टॉय, बड़ा बहुत कॉमन टॉय और मैं बड़ा एडमायर करता हूँ उसको, मुख्तलिफ शेप्स बनी हुई होती हैं एक टेम्पलेट के अंदर और बहुत सारी अलग से शेप्स हैं, वो उसमें गुजारना है। और गोल जो सर्कल जो वो सर्कल में से गुजरेगा, जो स्टार है वो स्टार में से गुजरेगा। बड़ा कॉमन सा टॉय है। लेकिन अगर आप एक बच्चे को, मैं ऑब्जर्व कर रहा था अपनी भतीजी को, वो उससे खेलते हुए, और आप अगर ऑब्जर्व करें एक बच्चे को तो वो बड़ी एफर्ट पुट करेगा बच्चा उसमें, सही है। वो एक्चुअली वो कोशिश करेगा कि यार ये इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। अब उसका दिमाग जब उसको बता रहा है कि इस सुराख में नहीं गया, किसी दूसरे सुराख पे लेके जाओ, वो रैंडमली वहां पे फेर रहा नहीं होता, वो बारी बारी हर वेकेंट स्पेस पे ट्राई कर रहा होता है। दैट इज मोटर कंट्रोल। बच्चों का 2 से 6 साल की उम्र के अंदर मोटर कंट्रोल इस तरह आप इंप्रूव कर सकते हैं कि ऐसी चीजों में एंगेज करें जिसके अंदर वो एक्चुअली एफर्ट पुट करे और अपने नन्हे से मासूम से दिमाग से सोचने पे मजबूर हो जाए। उसके बाद न्यूरल एंड ब्रेन एक्टिवेशन, अगेन वो इन्हीं चीजों से होगा, प्लस कलर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। डेड कलर्स वाले ब्लैक एंड व्हाइट चीजें बच्चों को नहीं पकड़ा है, कलर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है। बाकायदा एक एक थेरेपी की किस्म है जो कि कलर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। लॉन्ग स्टोरी, कलर्स बच्चों को दें, नेचर के कलर्स में लेके चलें, बच्चों को पार्क ले जाएं। ये मॉल लेके जाना इज नॉट हेल्दी। बच्चों को विंडो शॉपिंग पे साथ लेके जाना, उनको, ठीक है प्ले एरियाज आर गुड, लेकिन नेचर, यार पार्क्स अब भी एग्जिस्ट करते हैं, सही। आप पार्क्स में लेके जाएं, आप जूज में लेके जाएं, बच्चों को जो नेचर के कलर्स हैं वो दिखाएं, वो उनकी ब्रेन फंक्शनिंग को बहुत इंप्रूव करेंगे। उसकी बात है बैलेंस एंड बोन डेवलपमेंट। बैलेंस एंड बोन डेवलपमेंट कैसे होगा, जब आप बच्चों को इनकरेज करेंगे कि वो अपना फोन या टैबलेट छोड़ के कोई फिजिकल गेम खेलें, कुछ ऐसा खेलें जिसमें वो खड़े हों, चलें, किसी एक दूसरे को चेज करें, या इस तरह के मल्टीपल जो आपस के खेलें। बच्चों को इनकरेज करें कि वो दूसरे बच्चों के साथ खेलें, उनको सोशलाइज कराएं, बच्चों को उनकी ही गैदरिंग में सोशलाइज कराएं। ये सब चीजें वो हैं जो उनको उनको डेवलपमेंट देंगी, उनको बैलेंस। ऑब्वियसली जब वो खड़े होकर चीजें करेंगे तो उनकी बॉडी बैलेंस की तरफ जाएगी। और बोन डेवलपमेंट ऑब्वियसली कब बढ़ेगी, जब वो अपनी बॉडी वेट को कैरी करेंगे और हेल्दी फूड की इनटेक करेंगे। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है ISSA की, आई होप बोरिंग ना हो रहा हो, बहुत काम की चीजें हैं, तो मैं पहले चारों के बातें करने से पहले मैं जरा फैक्ट्स थ्रो इन कर दूं। तो दूसरी चीज जो है वो है 7 से 12 साल की जो एज ग्रुप है, उसके अंदर जो ISSA रिकमेंड करेगा ना, वो है एथलेटिक्स। यानी आप बच्चों को अब आप इन्वॉल्व करना शुरू करें अच्छे स्पोर्ट्स के अंदर, जो कि एक्चुअली चैलेंजिंग स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। बच्चों की बॉडी को चैलेंज करें एथलेटिकली। उसके बाद रिफाइनिंग मोटर कंट्रोल, पहले आपने बात की थी मोटर कंट्रोल की। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंटर दूं कि मोटर कंट्रोल वेयर आउट होता है एज के साथ,
और इसका एक ग्राफ कर्व है। जब बच्चा पैदा है तब वर्स्ट है, जब बूढ़ा हो रहा है इंसान तब भी वर्स्ट है। तो वो जो बीच का जो आपका ड्यूरेशन है मोटर कंट्रोल अच्छा होने का, उसका स्पैन हम वाइड कर सकते हैं उसको रिफाइन करते करते। तो आपने अगर बच्चे को 2 से 6 के दरमियान उसका मोटर कंट्रोल बेहतर किया था, तो अब आप उसको रिफाइन करने की तरफ लेके जाएं, वही चैलेंजेस उसके लिए बढ़ा दें, पजल्स उसके लिए मुश्किल कर दें, ठीक है, उसके लिए चैलेंजिंग गेम्स बनाएं, ऑन पेपर गेम्स बनाएं, ऐसी चीजें बनाएं जो कि हेल्दी हो, डिस्ट्रक्टिव ना हो, ठीक है, आसान ना हो करने में, उसके लिए चैलेंज हो। वो चैलेंज आज करेगा तो उसका दिमाग आगे फंक्शनिंग बेहतर करेगा, उसका मोटर कंट्रोल बेहतर होगी। स्पोर्ट्स एथलेटिक्स भी एक्चुअली ये चीज उसकी कर रहे हैं कि कैसे अपनी बॉडी को बैलेंस रखना है भागते हुए, लॉन्ग जंप में कब अपनी लेग्स को एलिवेट करना है, कहाँ जाके लेग्स को लैंड करना है, ये सब मोटर कंट्रोल है। उसके बाद स्पोर्ट्स मैंने बता दिया। तीसरी कैटेगरी बकौल ISSA के, दैट इज 13 to 17। 13 to 17 में ISSA रिकमेंड करता है कि आप प्योरली कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज स्टार्ट करवा दें और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दें। क्यों? क्योंकि ये वो एज हो चुकी है जिसमें आपकी हार्ट की ग्रोथ स्लो डाउन हो चुकी है। इससे पहले तक हार्ट बड़ा ग्रेजुअली ग्रो करता है, इसके बाद हार्ट इतना ज्यादा ग्रेजुअली ग्रो नहीं करता, ठीक है। तो जब तक हार्ट ग्रो कर रहा था वो ऑलरेडी एक प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइज में है, लेकिन वंस वो उसकी ग्रोथ स्लो हो गई है, अब आपको उसको सपोर्ट करना है ग्रो में, ताकि वो आपकी एल्डर ईयर्स में आपकी बड़ी एज में आपकी बॉडी के अंदर कंप्लीट ब्लड की जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड की पंपिंग है, उसको इम्प्रूव करे, उसको सपोर्ट करे। तो ये ISSA की रिकमेंडेशन है। 3 कैटेगरीज हैं, 2 से 6, 7 से 12 और 13 से 17। और ISSA कह रहा है कि एक्सरसाइज करें, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करें, कार्डियो भी करें इस एज में। और WHO कह चुका है कि आप 3 डेज मसल ट्रेनिंग भी कर लें इस एज में, और 60 मिनट विगरस टू मॉडरेट भी कर लें। तो कुछ सवालों के तो जवाब यहीं पर हो गए। जी अयाज कुछ सवाल नहीं हमजा, मुझे आपसे नाराजगी ये है कि आपने मेरे ये कराए पे पानी फेर दिया है। अयाज भाई आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अभी आ रही है? Can't hear you. Can't hear you. अच्छा, एक मिनट ठहरिए। नाउ कैन यू हियर मी? Nope, nope, nope. I don't know, मेरी तरफ से इशू है या I don't know, आप I guess लोगों से पूछ लें कि आपकी आवाज लोगों को आ रही है। अब आ रही है आपको आवाज मेरी? No, still no. Issue at your side. I'm going to reconnect you. Just wait for a moment. मैं भी अपना हैंड्स फ्री सेट कर लूं, I guess. अब मैं आपको सुन सकता हूँ शायद मेरी साइड से। आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आपने मेरे अच्छा खासा केक कराए पानी फेर दिया है। रीजन ये है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे थे कि मैं पूछूंगा, और आपने जिस तरह डिटेल बताई वो सारे कवर हो गए, ऑलमोस्ट सब कवर हो गए इसके अंदर। अच्छा, मैं जरा ऑडियंस से कुछ चीजें ले लूं क्योंकि यहाँ कुछ मैसेज वगैरह आए हुए हैं। जबरदस्त, बिल्कुल। एक तो वही है, देखिए, जो मैंने अपने पास क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि जरा शॉर्ट रिप्लाई कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस काफी सारे हैं मेरे पास। तो पहला तो यही है, सबसे कॉमन मिथ ये कि व्हेन यू ज्वाइन जिम, अब ये इसका थोड़ा बहुत जवाब दे चुके हैं, हाइट आपकी जो है वो हिंडर कर जाती है, वो हॉल्ट कर जाती है, बढ़ती नहीं है, ग्रोथ रुक जाती है आपकी। तो ये किस हद तक सच है? ये इस हद तक सच है कि पाकिस्तान में सिर्फ 5 से 6% की आकर हो सकता है। वो इस तरह कि हाइट जब रुकती है ना, उसका हमारे बड़ा फेमस है यार, वेट उठा दिया भाई, हम ग्रेविटी के साथ ग्रो, सही है, ग्रेविटी के साथ ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी हमारी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सही है। तो हो क्या रहा है कि हम लोग जब वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करें तो मसल्स ने हमारी कैलोरीज, हमारी एनर्जी कंज्यूम करना शुरू किया और हम इनफ न्यूट्रिशन दे नहीं रहे, इनफ खा नहीं रहे। तो उसकी वजह से वो एनर्जी जो कि हमारी ग्रोथ हार्मोन्स की डेवलपमेंट में लगना थी, हमारे बड़े होने में, हमारी ग्रोथ में लगना थी, वो मस्कुलर डेवलपमेंट या स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में लग गई और आपकी हाइट स्लो डाउन हो गई। सिर्फ इतनी सी बात है। वेट लिफ्टिंग से हाइट नहीं रुकती। इनफैक्ट अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लें तो वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक्सरसाइज ट्रेनिंग जो है, ये आपकी हाइट को इम्प्रूव करेगी, आपके ग्रोथ हार्मोन्स की डेवलपमेंट को इम्प्रूव करेगी। बिल्कुल सही। इवन सिर्फ यही चीज नहीं है कि एक्सरसाइज का इशू है या न्यूट्रिशन का। एक तो भाई आपने बता दिया कि मेल न्यूट्रिशनिंग, एक्चुअली दे आर नॉट टेकिंग द प्रॉपर न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू देयर लाइफस्टाइल एंड देयर वर्कआउट एज वेल।
The other thing is that they don't even take the proper nap and sleeps as well. मतलब उनका स्लीपिंग टाइम भी अच्छा नहीं होता जिस टाइम पे आपकी ऑप्टिमम ग्रोथ होनी चाहिए, वो एक्चुअली रात का सोने का टाइम होता है व्हेन यू गो फॉर द रिकवरी, और वो आप नहीं देते हैं उसको, ऑप्टिमम रिकवरी का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर कि women need different exercises than men, क्या कहते हैं इस बारे में? गर्ल्स एंड बॉयज कहते हैं इसको क्योंकि खास तौर पे गर्ल्स एंड बॉयज से स्टार्ट होता है, मैन वीमेन तक जाने तक फिर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बन जाता है। अगर हम गर्ल्स एंड बॉयज की बात करें तो नहीं, अलग एक्सरसाइजेस की कोई जरूरत नहीं है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर प्रीटी मच सेम है। ऐसा तो नहीं मैं अगर एरोबिक्स या मैं जुम्बा स्टार्ट करूंगा तो मैं शायद फीमेल बनना शुरू हो जाऊंगा, और अगर मेल्स जो हैं फीमेल्स जो अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगी तो शायद वो मर्द मर्द बन जाएंगी, मसल ग्रो हो जाएंगे उनके ज्यादा, ऐसा तो नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और इवन अगर सुन रही हैं हमें ऐसी खवातीन जो कि इससे हेल्प लें, देखिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, क्रॉसफिट से, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आपको मेल लुक नहीं आएगा जब तक आप बहुत एक्स्ट्रा वेट पे ना चली जाएं, या फिर आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ना लेना शुरू कर दें जो आपकी मसल ग्रोथ को सपोर्ट करे। अलोंग विद द फैक्ट, ये जहन में रखें कि आपके जेनेटिक्स में उस साइज की मसल डेवलपमेंट है ही नहीं, ठीक है? मर्द घोड़े जैसे मसल्स नहीं बना सकता, ठीक है? बहुत वास्ट एग्जांपल दी है, लेकिन रीजन यही है कि हॉर्स हार्मोन्स स्टेरॉइड्स में इसलिए यूज होते हैं ताकि वैसे मसल्स बन जाए। लेकिन अगर नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो खवातीन के मर्द जैसे मसल्स नहीं बनते अनलेस कोई एक्सटर्नल स्टेरॉइड्स अप्लाई किए जाएं, या बहुत कोई एक्सट्रीम सिनेरियो कि आप एक्सट्रीम इनटेक कर दें, अपने पास प्रोटीन की इनटेक बहुत ज्यादा बढ़ा दें और बिल्कुल से अपना रूटीन कहानी बदल दें, जो कि आप लोग नहीं कर सकते। आई एम प्रीटी श्योर नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। तब तक आप लोग बिल्कुल अलग रहेंगे, लड़कियां लड़कियां रहेंगी, मर्द मर्द रहेंगे। सही। अच्छा, एक कॉमन क्वेश्चन है, कुछ फीमेल्स हमसे अक्सर पूछ रही होती हैं और आई गेस वो भी अवेलेबल भी है, आई कैन सी हर ऑनलाइन ओवर हियर। एक कॉमन क्वेश्चन ये आता है उनके पास कि व्हेन शी ट्राइज टू वर्क आउट, या इवन द सेम थिंग हैज हैपेंड एट माय हाउस एज वेल व्हेन आई सेंड माय वाइफ टू द जिम, पीपल लाइक इवन द ट्रेनर सेड टू माय वाइफ कि भाई आपको क्या जरूरत है वर्कआउट करने की, आप तो नॉर्मल है। तो मतलब ये किन लोगों के लिए जरूरी होता है? क्या ये सही है कि जो ऑलरेडी नॉर्मल है फिजिक वाइज या स्किनी है उसको एक्सरसाइज की नीड नहीं है? यार ये बड़े एक अफसोस का एक्चुअली पॉइंट है, इस पे तो जोक भी नहीं मारा जाएगा मुझसे, क्योंकि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि एक्सरसाइज जो है ना वो सिर्फ मजबूर इंसान कर रहा है, खुशी से कोई कर ही नहीं रहा। मतलब यार एक्सरसाइज एक लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज हम खुशी से करते हैं। मतलब मैं नाइकी की सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, लेकिन मतलब हमें भी यही कहा जाता है, क्या आप गधों की तरह सारा दिन मेहनत करते रहते हैं? मतलब ये मैं लोगों की बात बता रहा हूँ, मतलब क्यों जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर? दे डोंट रियलाइज दैट हाउ मच फन डू वी हैव व्हाइल एक्सरसाइजिंग। ये समझने की जरूरत है कि ये हमारे लिए फन है, हम नहीं समझते कि ये कोई मेहनत मुशक्कत हो रही है। वी रियली एंजॉय दैट। ऐसे ही है। तो वो ऐसे ही है कि अगर मैं नाइकी की शर्ट पहन के जाऊं और अगला बंदा मुझे बोले कि यार आप फिट है, आपको नाइकी की शर्ट पहनने की क्या जरूरत है, नाइकी की शर्ट तो सिर्फ वो पहने जो कि एक्सरसाइज यार एक्सरसाइज की सबको जरूरत है। सही ये कह एक रहे लाइफस्टाइल है, ये हमने पहना हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, द बेस्ट टाइम फॉर वर्कआउट इज द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा, ये तो ये बहुत अच्छा टाइम है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एक्सरसाइज नहीं कर सकता। मैं जब सुबह सोकर उठता हूँ तो मेरा ऐसा हो रहा होता है कि मेरा सिस्टम भूल गया होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे एक्चुअली अपने अच्छा, माई गट इज नॉट द हेल्थीएस्ट गट, तो मुझे एक्चुअली अपने सिस्टम को जगाना पड़ता है। सही है, मुझे अच्छी चीजें कंज्यूम करना पड़ती हैं फर्स्ट हाफ में ताकि मेरा सिस्टम पूरा दिन अच्छा चले। तो ऐसे लोग या हर बंदे के लिए एक्चुअली मॉर्निंग एक रिकमेंडेड टाइम नहीं है। मैं रिकमेंडेड टाइम वो होता है बेसिकली जिसमें आपकी बॉडी बेस्ट परफॉर्म कर सके और बेस्ट यूटिलाइज कर सके एनर्जी को। बहुत सारे लोग जो सुबह इंतहाई फ्रेश उठते हैं उनके लिए बिल्कुल आइडियल टाइम है सुबह का, लेकिन मैं जो कि सुबह फ्रेश नहीं उठता एट टाइम्स, तो ऐसे लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है सुबह की एक्सरसाइज। आप ऐसे टाइम पे एक्सरसाइज करें जिसमें आपको लगता है कि आप बेस्ट फील करेंगी और करेंगे, या जिस वक्त आप बहुत ऑप्टिमम लेवल पे एक्सरसाइज कर सकेंगे, आपकी बॉडी आपका साथ देगी।
बिल्कुल सही हो गया. इवन आई फील द सेम फॉर माई सेल्फ एज वेल कि व्हेन इट कम्स टू वॉक आई कैन डू दैट थिंग इन द मॉर्निंग, वो मुझसे किसी और टाइम पे नहीं होती है. बट व्हेन इट कम्स टू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आई कैन परफॉर्म वेल इन द इवनिंग और लेटर टाइमिंग्स, क्योंकि उस टाइम तक जैसे आपने कहा कि मैं अब तक जो राइट चीजें होती हैं, न्यूट्रिशन होता है, वो मैं ले चुका होता हूँ. आई हैव प्रिपेयर्ड माय बॉडी फॉर दैट टिल दैट टाइम, तो आई कैन डू दैट थिंग. एंड और ये वन फिट फॉर ऑल नहीं है. जैसे हमजा ने कहा कि अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है. आई एम काउंटिंग माई सेल्फ इन दोज कैटेगरी एज वेल. तो और लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें इस चीज को. अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, बहुत मजे मजे की बातें आती हैं इसके ऊपर कि वेट लिफ्टिंग टर्न्स फैट इनटू मसल. मैं एक छोटी सी इसमें एक मिसाल दूंगा. जैसे मेरे भी ब्रदर इन लॉ उन्होंने ज्वाइन किया था जिम, तो मैंने इनिशियली नोट किया कि उसका पेट बहुत बढ़ रहा था. तो मैंने कहा मतलब पेट क्यों इतना तुम्हारा बड़ा, इतना नहीं होना चाहिए, तुमने अगर डाइट अगर इंक्रीज भी किया है, इट्स वे टू मच ब्लोटेड. तो उसने कहा कि मेरे ट्रेनर ने कहा दैट इज ऑल ओके, क्योंकि अभी तुम्हारा जो फैट जमा हो रहा है ना, वो बाद में तुम्हारे चेस्ट और शोल्डर पे भाई मसल वाह, बन जाएंगे. भाई वाह. तो आपकी तरफ से बताना चाहिए अच्छा मेरे को अच्छा, भी. देखिए भाई, ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि आप दो मोटरसाइकिल्स को एक साथ जोड़ दें तो वो गाड़ी बन जाएंगी, अगर आप एक गाड़ी को बीच में से काट जाए तो वो मोटरसाइकिल बन जाएगी, ऐसा नहीं होता. तो फैट्स अलग चीज़ हैं, मसल्स अलग चीज़ हैं. वो उसको कंफ्यूज किया गया इसलिए है कि जब लोग फैट उन्होंने होल्ड किया हुआ होता है, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, उनके मसल्स अंदर डेवलप हो रहे होते हैं. फिर एक टाइम पे उनको रियलिटी स्ट्रक होती है कि यार फैट्स काटने की जरूरत है. वो थोड़ा सा काटते हैं और उनके मसल्स बाहर दिखने शुरू हो जाते हैं. और उनका ट्रेनर बोलता है कि देखो मैंने कहा था कि तुम्हारे फैट्स जो हैं वो मसल्स बन रहे हैं, आपकी मस्कुलर डेवलपमेंट अलग कहानी चल रही है, फैट्स अलग हैं. फैट्स कट डाउन होंगे, साफ होंगे, कचरा हटेगा तो आपके मसल्स बाहर आएंगे. ऐसा है. बहुत आसान अल्फाज में, बहुत आसान अल्फाज. जी, यानी स्लो क्लैप की बात कर रहे थे. मैंने सार्कास्टिक क्लैप किया था एक्चुअली, कि ये 3 मिनट वाली खामोशी करें या वो सीरियस वाला जो क्लैप होता है. अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास आया. सफान आसिफ हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं. ही इज सेइंग व्हाट इज द बेस्ट मील ड्यूरिंग एक्सरसाइज इन द जिम और होम. मतलब जैसे अक्सर लोग ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, कुछ मील वगैरह लेना चाहें एक्सरसाइज के दौरान जब वो लो फील कर रहे होते हैं, तो बेस्ट चीज आप क्या सजेस्ट करते हैं उस टाइम? अच्छा, मैं सजेस्ट करूंगा इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि ये वो चीज़ है जो मैं प्रेफर करता हूँ. और इसका एक आइडियल तरीका ये है कि आप एक्सरसाइज जो है ना वो बिल्कुल से खाली पेट ना करें. ऑब्वियसली प्री वर्कआउट्स बहुत मैटर करते हैं. तो अगर आप प्रॉपरली आपकी बॉडी, अगर आपने न्यूट्रिशन आपकी बॉडी ने होल्ड किए हुए हैं, आपने प्रॉपर मील किया है, चाहे आपने लंच किया हो या ब्रेकफास्ट किया और उसके 1-2 घंटे बाद आप वर्कआउट करने जाएं, आप एक कोई आसान सा और एक इनकरेजिंग सा आप प्री वर्कआउट लें, तो आपको अव्वल तो जरूरत पड़ेगी नहीं कुछ खाने की. लेकिन अगर डिहाइड्रेशन और इन चीजों से बचने के लिए कोई जरूरत पड़ती है तो इलेक्ट्रोलाइट्स इज अ गो ड्यूरिंग द वर्कआउट. और वो एक अच्छा ऑप्शन है, एक आसान ऑप्शन है. और वो ORS की शक्ल में भी है आपके पास, वो पिंक सॉल्ट की शक्ल में भी है, वो आजकल जो कंपनी की प्रोसेस ड्रिंक्स आ रही हैं, तो वो भी यही क्लेम करते हैं. अच्छा, तो आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? जो आपने प्री वर्कआउट्स कहा है, या आपको सप्लीमेंट्स या कुछ ड्रिंक्स वगैरह की बात कर रहे हैं, या आप नेचुरल प्री वर्कआउट की बात कर रहे हैं कि कुछ प्री वर्कआउट मील लिया जाए प्रॉपर वाला? अच्छा, मैं इसको एक तो क्लियर करूं कि अभी मैं जितने अच्छा, भी, अगर मैं मैं मील्स इसको की एक तो क्लियर करूं वर्कआउट्स कि अभी मैं जितने भी, अगर मैं की बात मील करूं, वर्कआउट्स वो की मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ. ठीक है, यानी कि अगर मैंने बात की प्री वर्कआउट की, तो वो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट भी हो सकता है, प्री वर्कआउट कोई फूड इनटेक भी हो सकती है, कोई इजी टू डाइजेस्ट आपने चीज कंज्यूम की है, जैसे कि किसी सीजनल फ्रूट का आपने 1-2 स्लाइसेस कंज्यूम कर लिए, या आपने ब्लैक कॉफी कंज्यूम कर ली, या आपने एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड का कंज्यूम कर लिया, तो या आपने डार्क चॉकलेट कंज्यूम कर ली. तो ये सब चीजें या प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स जो आते हैं, मैं कोई सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ. तो ऑब्वियसली सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. तो मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ कि प्री वर्कआउट इनटेक, चाहे वो सप्लीमेंट की सूरत में हो, चाहे वो कोई नेचुरल खाने की चीज की सूरत में हो. ठीक है, ठीक हो गया. अच्छा, अदम का एक क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जबकि इनको आई बिलीव के आंसर काफी हद तक पता होगा. वो कह रहे हैं कि अगर फीमेल्स के मसल्स ग्रो नहीं करते मेल्स की तरह, तो फिर उनको वो मेल्स की तरह ट्रेनिंग करने की जरूरत क्या है? वेट लिफ्टिंग करने की या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत है अगर उनके मसल्स ग्रो ही नहीं करते? क्यों करती हैं?
अदम का क्वेश्चन है ये। अच्छा, अदम भाई देखें, जैसे कि एज भाई ने कहा आपको इसका जवाब पता है, मैं अपना इस पे पर्सपेक्टिव दूं कि वो जो भी ट्रेनिंग टाइप है ना, उसका कोई गोल किसी चीज की तरह दिखना या लुक्स नहीं होते। हर ट्रेनिंग टाइप का, हर ट्रेनिंग स्टाइल का जो गोल है वो ये होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सके। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, आप स्ट्रेंथ बढ़ा सकें, अपनी एंड्योरेंस बढ़ा सकें, एजिलिटी बढ़ा सकें, तो हर चीज का जो गोल है, हर फिटनेस टाइप का जो गोल है, वो गोल अचीव करना होता है। किसी चीज की तरह दिखना या वो नहीं होता। ऑब्वियसली अगर हम एक बहुत इन जनरल बात करें, बॉडी बिल्डिंग करें, तो मसल्स ग्रो करने का जो गोल है ना, वो हम कहने को तो सोचते हैं कि हर बंदा ऑर्डिनरी दिखना शुरू हो जाए, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि आपकी अपनी जो मस्कुलर डेवलपमेंट है वो बढ़ जाए। तो जो एक्चुअल गोल है खवातीन का भी यही होता है कि उनकी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए, उनकी एंड्योरेंस डेवलप हो जाए। उसी चीज के लिए वो एक्सरसाइजेस कर रही हैं जिस चीज के लिए मर्द कर रहे हैं। अयाज भाई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, वो खुद भी यही कह रहे हैं कि अच्छा मैं भी यही करता हूँ अक्सर अक्सर जो मेरे खुद के जानने वाले होते हैं, जब उनको मुझे कुछ लेसन देना होता है, आई आस्क द थर्ड पर्सन, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब होता है भाई, हमारी बात इतनी मानी नहीं जाती है। सो व्हेन माय फैमिली मेंबर्स नीड टू नो समथिंग, तो मैं अपने बारे में नहीं बताता कि मैं सर्टिफाइड हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। आई टेल देम अबाउट सम थर्ड पर्सन कि भाई फलाना बंदे ने ये कहा था, वो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है और इतना बड़ा वो है, तो दे लिसन। तो अभी अदम ने भी यही कहा है कि मैं सिर्फ फीमेल्स के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि उनको पता चले, क्योंकि इनके पास भी जारी बात है क्लाइंट्स हैं और इनके फैमिली मेंबर्स भी हैं जो काफी ज्वाइन करते हैं और क्वेश्चंस वगैरह होते हैं इस हवाले से। अच्छा, मेरे पास एक और क्वेश्चन है सफ़ान आसिफ की तरफ से ही, सॉरी मैंने मिस कर दिया। हाँ, डिड आई डू वर्कआउट और वेट पुल्स इन रमजान बिफोर इफ्तारी? अच्छा, मैं मतलब वर्कआउट्स वगैरह कर सकता हूँ इफ्तारी से पहले? और क्या आप ये गाइड कर सकते हैं कि मुझे अगर मैं इफ्तार से पहले वर्कआउट करूँ तो किस नौयत का होना चाहिए, और इफ्तार के बाद करूँ तो कौन सा वाला बेहतर रहेगा? अच्छा, जनाब आपने जो सवाल किया, अपने पर्सपेक्टिव से अगर ये बात करें तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इफ्तार से पहले करें। मुझे लगता है कि पूरे साल में एक टाइम आता है मुसलमानों के लिए, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें अगर हम वर्कआउट करते हैं, मैं खुद 2 से 3 साल में रमजाना में और एग्जैक्टली उसी टाइम पे असर के बाद वर्कआउट कर चुका हूँ। और उस वक्त लिटरली ऐसा हो जाता है कि यार कब इफ्तार का वक्त होगा, मतलब वो रोजे की स्पिरिट जो है ना, वो रोजा एंजॉय करने वाली चीज खत्म हो जाती है। आप बेसिकली सर्वाइव करना शुरू हो जाते हो कि यार कब होगा, फिर ऐसी बातें निकल जाएं जबान से कि अल्लाह ताला को बुरी लग जाए, तो उससे बेहतर है बंदा उस टाइम को अवॉइड कर ले। लेकिन हाँ, अगर आपके पास मजबूरी है, आप कोई और टाइम नहीं कर सकते, तो बिल्कुल उस वक्त करें। लेकिन ऑब्वियसली लो इंटेंसिटी करें, जैसे कि कार्डियो, फास्टेड कार्डियो किया जाता है, ऐसा वर्कआउट करें कि जिसमें आपकी, क्योंकि एनर्जी आपकी बॉडी की ऑलरेडी बहुत लो है, ठीक है, तो डोंट पुश टू मच। और कोशिश करें कि ऐसी मूवमेंट्स ना करें जिसमें बॉडी बैलेंस खोने का इम्कान हो, यानी क्रंचेस किए, फिर खड़े होकर एक्सरसाइज की, फिर रनिंग स्टार्ट कर दी, फिर एक और एक्सरसाइज लेट के की। तो बार बार उठना बैठना ऐसी एक्सरसाइजेस ना करें, सेम सेम टोन की एक्सरसाइजेस करें। और ऑब्वियसली कम इंटेंसिटी करें, पूरा 1 घंटा लगाने की, 50 मिनट पूरे करने की जरूरत नहीं है, 30 मिनट्स कैन बी इनफ। जो आपका गोल है उस चीज को टारगेट करें और कीप इट प्रिसाइज। बेहतरीन समझा दिया आपने। ये तो खास तौर पर जो हमजा ने बात करी, काइंडली इस पर जरूर फोकस कीजिएगा, बहुत गहरी बात है ये कि सेम पोजीशंस वाली एक्सरसाइज ज्यादा परफॉर्म करें, ज्यादा पोजीशंस चेंज ना करें। एट दैट टाइम यू मे फील अ बिट डिजी एज वेल, जैसे अक्सर लोगों को चक्कर आना भी शुरू हो जाते हैं व्हेन दे चेंज द पोजीशंस अगेन एंड अगेन। नीड टू फोकस ऑन दैट। अच्छा, नबील अख्तर का एक क्वेश्चन है, हाउ इफेक्टिव आर रेजिस्टेंस बैंड्स, सॉरी रेजिस्टेंस बैंड in shaping the body and muscle building if used effectively? मतलब यूज किया जाए तो मतलब ये कितने इफेक्टिव होते हैं बैंड्स? अच्छा, रेजिस्टेंस बैंड्स के पर्सनली मैं बहुत फेवर में हूँ, और मैंने कुछ अर्से पहले एक प्रोग्राम भी बनाया था। और अगर ये नबील अख्तर भाई वही हैं जिन्होंने मेरे साथ वो प्रोग्राम किया था, तो ये इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं। मैंने एक प्रोग्राम बनाया था हाइपरसिस्टेंस के नाम से। पर्सनली रेजिस्टेंस बैंड जो है ना, उसकी बड़ी एक खूबसूरती है, वो ये है कि अगर आप नोटिस करें, अगर आप एक एक नॉलेजेबल फिटनेस पर्सन के नजरिए से, मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि आप ये चीज नोटिस करें कि मिसाल के तौर पे लेट से मैं बाइसेप कर्ल्स कर रहा हूँ, या चले आप लोगों को जो नजर आए, मैं सिंपल शोल्डर प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं इस पोजीशन में हूँ, मैक्सिमम पे हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। जब मेरा हाथ ऊपर है, वेट हाथों में, अगर मेरे हाथ में लेट से डंबल्स है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है मेरे पास, कंधे की सपोर्ट है, रिब केज की सपोर्ट है, बैलेंस्ड है, बॉडी से दूर नहीं है वेट। लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ,
अब आप नोटिस करें मेरे हाथ की सपोर्ट कम से कम होती जा रही है, ठीक है। अब वेट जो है मेरी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, अब मेरा बैलेंस खराब होने के इम्कान भी है और इंजरी के चांसेस ज्यादा हैं। वो इस तरह कि अब मसल को साथ साथ मेरे लिगामेंट्स और टेंडन सपोर्ट कर रहे हैं वेट को, ठीक है, तो इंजरी के इम्कान बढ़ गए, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अब अगर आप रेजिस्टेंस बैंड का बिहेवियर नोटिस करें, मैंने रेजिस्टेंस बैंड नीचे किसी चीज से बांधा, इस हाथ में रेजिस्टेंस बैंड पकड़ा, अब मैं उसको जब ऊपर लेके जा रहा हूँ, अभी इस पोजीशन में जमीन से रेजिस्टेंस बैंड बंधा हुआ है, कम से कम रेजिस्टेंस है, जब इंजरी का चांस ज्यादा था। अब जब मैं ऊपर लेकर गया, जब इंजरी से मैं सेफ होता जा रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस मेरी बढ़ती जा रही है रेजिस्टेंस बैंड की, ठीक है। इसी तरह आप रेजिस्टेंस बैंड को हर एक्सरसाइज में अगर अप्रोप्रिएटली यूज करें, तो जहां पे आपको इंजरी के मैक्सिमम चांसेस होते हैं वहां पे आपकी रेजिस्टेंस मिनिमम होती है, और जहां पे आप सेफेस्ट हैं वहां पे रेजिस्टेंस मैक्सिमम। तो ये बड़ी ब्यूटी है रेजिस्टेंस बैंड की परफॉर्मेंस में, अगर आप सब लोग नोटिस करें और एक्सपेरिमेंट करें। बाकी रही बात कि बॉडी को टोन करने के लिए, शेप करने के लिए कैसे हैं रेजिस्टेंस बैंड, तो बड़े आइडियल है। अगर आपको साइज इंक्रीज करने पे फोकस नहीं करना है, अगर आपको खूबसूरती और एस्थेटिक्स पे फोकस करना है अपने मसल्स की, तो उसके लिए रेजिस्टेंस बैंड बहुत आइडियल है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा होमवर्क कर लिया इन पे, मैंने फौरन जाके इनकी प्रोफाइल चेक किया, मुदस्सिर का मैसेज आया था कि ये जी बिल्कुल वही नबील अख्तर है फार्मी वो वाले। हेलो नबील भाई, कहाँ भी आए आप? अच्छा, मैं इनको नोट कर रहा हूँ कि शायद इनका एक दो मैसेज पहले भी आए थे, इसका मतलब ही हैज बीन हियर बिफोर एज वेल। अच्छा, एक अच्छा, ये मेरे बड़े अच्छे क्लाइंट हैं, बड़े पुराने क्लाइंट हैं, ये मेरी एक बड़ी जबरदस्त मिलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इंशाल्लाह स्टोरी है। इनसे। ये मेरी एक बड़ी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। मुझे याद है कि इन्होंने, ये इंतहाई डेडिकेटेड आदमी है। अच्छा, यूथ के हवाले से टॉपिक है तो मैं यूथ को ये बात बोलूंगा, भाई डेडिकेटेड होके किया करो। मेरे साथ 18 लोगों ने ज्वाइन किया था, मैं अकेला करता रह गया। सही है, तो यूथ को जरूरत है डेडिकेशन की। नबील भाई ने नबील भाई इंतहाई डेडिकेटेड आदमी है माशाल्लाह से। इन्होंने हर हर जमाने में मेरे साथ एक्सरसाइज की है, चाहे मैं लोकेशन दूर लेकर गया, मैं यूपीएल गया, गुलिस्तान जौहर आया, ये साथ करते रहे। और इनकी ट्रांसफॉर्मेशन माशाल्लाह ऐसी थी कि इनके ऑफिस में मैं गया था एक वर्कशॉप के लिए, एक सेशन के लिए, तो बैकग्राउंड में इनकी पिक्चर लगाई थी, तो वहां से पता नहीं कितने लोग मोटिवेट इनकी पिक्चर देखकर मोटिवेट होकर आए थे। तो ये माशाल्लाह खुद बड़ी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। और अगेन इन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, सिर्फ फैट लॉस एक स्टोरी नहीं बनाई, इन्होंने लाइफस्टाइल चेंज किया है। अब ये इन्होंने साइकिल खरीदी है, साइकिलिंग करते हैं और बड़े हेल्दी स्पोर्ट्स इन्होंने अब इम्प्लीमेंट किए हैं। तो यही एक्चुअली तरीका है कि पहले आप डेडिकेशन दिखाएं और उसके बाद फिर लाइफस्टाइल पे उसको अप्लाई करें, उसको लाइफस्टाइल बनाएं उस चेंज को। ठीक हो गया। ये तो लिटरली बहुत अच्छी बात करी आपने, खासतौर पे फैट लॉस वाली है कि फैट लॉस इज नॉट द मेन टारगेट। उनका मतलब मकसद ये था कि लाइफस्टाइल चेंज किया जाए, यही मेन टारगेट अक्सर लोगों का होना चाहिए। अच्छा, इंजीनियर अवैस यूसुफ का क्वेश्चन हमारे पास है। एक तो सलाम कह रहे हैं मुझे और आपको दोनों को, वालेकुम सलाम अवैस। सेकंड ये कि क्वेश्चन उनका हम दोनों से है। अच्छा, मैं अवैस आज क्वेश्चन के आंसर्स नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास जब भी गेस्ट होंगे उनसे स्पेसिफिक क्वेश्चन हुआ करेंगे। वैसे आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत डिटेल्ड है, हम कोशिश करेंगे इसको किसी और में कवर करें। अगर हमजा आप इसको शॉर्ट में आंसर दे पाए तो जरूर दीजिएगा शॉर्ट में। लेकिन वही कह रहे हैं कि प्लीज टेल मी व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट फॉर एब्स एंड व्हाट एक्सरसाइज टू परफॉर्म। इसको मैं थोड़ा सा और चेंज भी करूंगा कि मतलब मैंने जो मिथ्स के क्वेश्चंस लिखे थे उसमें अक्सर लोग ये समझते हैं कि जितने हम क्रंचेस या एब्स की एक्सरसाइज करेंगे उससे हमारा एब्स का फैट जो कम होते जाएगा और वो विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें पहले तो बताइएगा कितनी हकीकत है। अच्छा जी, मैं बहुत शॉर्ट में, जैसे कि एजबैनी का, मैं बहुत शॉर्ट में एक बात क्लियर कर दूं पहले, जो आखिर में एजबैनी बात की उसका जवाब दूं। देखें, स्टमक जो है ना, वो प्रेफर्ड पोर्शन है हमारी बॉडी का फैट डिपॉजिट्स के लिए, ठीक है। तो आप सिर्फ एब्स की एक्सरसाइजेस करके अपने सिस्टम को नहीं हरा सकते, ठीक है। एब्स के लिए ये वो कहानी है कि डाइट इज अ मस्ट। बाकी बॉडी के लिए भले 50% 70% वाला रेशियो रहे, एब्स के लिए अगर आपको एब्स बनाना है तो डाइट फिर आ जाती है 90% पे, ठीक है। अब एब्डोमिनल्स पे क्योंकि फैट डिपॉजिट हमारी बॉडी प्रेफर्ड है, आप कहीं भी उसको फैट जनरेट करेगी, कहीं भी आपकी डाइट ऊपर नीचे हुई, इसने फैट आपके स्टमक पे, एब्डोमिनल्स पे डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लीन ईटिंग मैटर करती है कि आपकी क्लीन, इंतहाई क्लीन ईटिंग होना चाहिए, और फिर उसके साथ आप एब्डोमिनल्स के वर्कआउट्स करें। और किस तरह का खाएं वाली बात है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हाई प्रोटीन ऑब्वियसली, और जो नेचुरल्स है उस पर जरा ज्यादा फोकस रखें।
स्पेशली वेजिटेबल्स पे और ड्राई फ्रूट्स पे। तो बहुत शॉर्ट में जवाब था, तो इस तरह इंशाल्लाह आपको अचीव हो। अच्छा, शॉर्ट और बहुत डिटेल्ड था, क्योंकि जो बात हमने कल भी डिस्कस की थी कि मतलब जो नेचुरल और रॉ जो प्रोडक्ट्स होती हैं जो बाय नेचर गिवन है, वो जितना खाएं उतना अच्छा होता है, क्योंकि इससे ऑलरेडी कैलोरी कट डाउन आपका हो ही जाता है। आप जो प्रोसेस फूड खा रहे होते हैं उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, मजे की बात यह है कि मेजोरिटी को पता भी होता है कि क्या क्या चीज़ अवॉइड करनी है व्हेन इट कम्स ऑन कटिंग फैट्स from the body, but the thing is they always try to ask different kind of क्या कहते हैं उसको, ट्रेनर्स, कि शायद कोई नई चीज पता चल जाए। लेकिन यकीन मानिए जो एक एजुकेटेड बंदा होगा वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि कोई यूनिक चीज नहीं बताएगा, डिफरेंट चीज। जो फैक्चुअल चीजें हैं, जो साइंस बेस्ड चीजें हैं, वही ट्रेनर्स बताते हैं कि देखें शुगर जो है आपको कट डाउन करनी होगी। हम ये नहीं कह सकते आप कंप्लीटली छोड़ दीजिए। इवन कल हमने ये डिस्कस किया था कि मैं और हमजा, हम दोनों ही हमें स्वीट टूथ है, हम बहुत शौकीन है मीठे के, हम खाते हैं। द थिंग इज कि हमने उसका इंटेक बहुत ही लिमिटेड कर दिया है, और हम उसको एडजस्ट भी कर लेते हैं बिकॉज वी वर्कआउट, कि चलो आज खा लिया तो कल हम कुछ कैलोरिक इंटेक कम कर देंगे फ्रॉम द प्रोसेस फूड। लेकिन बॉडी को आप लिटरली आप हरा नहीं सकते इस मामले में, कि कहीं भी ऊंच नीच होती है तो आप कुछ जज ही नहीं कर पाते कि कहाँ पे उसने डिपॉजिट करना है, किसको डिपॉजिट किया किसको नहीं किया। द थिंग इज कि आप क्लीन ईटिंग रखें, दैट इज द बेस्ट थिंग टू गो फॉर। अच्छा हमजा, बस हम लोग यहीं पे अब वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चंस अभी कुछ और भी हैं, बट द थिंग इज कि आपके अपने वीडियो का भी टाइम होने वाला है, मैं आपको फिर वहां ज्वाइन करूंगा इंशाल्लाह। और टाइम वैसे हमारा ऊपर हो गया, 45 मिनट्स का प्रोग्राम था। अच्छा, क्वेश्चंस जितने आते जा रहे हैं ये हमारे पास ट्रेनर्स आएंगे, और हमजा से मैंने अभी कमिटमेंट ले ली है कि हमजा इंशाल्लाह में फिर ज्वाइन करेंगे। मैं क्वेश्चंस नोट कर लूंगा या आपकी इसी कमेंट से निकाल लूंगा पहले, तो हम इंशाल्लाह इस पर दोबारा बात करेंगे। लेकिन वैसे हमारा नेक्स्ट टाइम का टॉपिक होना है इंशाल्लाह डिसेबल पीपल। ठीक है, इसको मैं जाते जाते एक और अप्लाई होने वाली है, वो ये नहीं है डिसेबल पीपल, अब वर्ड यूज नहीं होगा। डिसेबल पीपल के बाद जो वर्ड आया था वो था पीपल विद डिसेबिलिटी, और अब जो नई चीज आने वाली है, जो नया नाम अप्लाई होने वाला है, वो है पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन। ये ग्लोबली अप्लाई हो जाएगा। बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त कर दिया। अच्छा, जाने से पहले एक मैसेज जो आप देना चाहें स्पेशली यूथ को। एक तो आपने कहा है कि डिटर्मिनेशन से काम लें, डिटर्मिनेंट रहें अपने काम के ऊपर जो भी आप कर रहे हैं, खासतौर पे व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, के आप लोग टिकते नहीं है उस पर, बहुत अर्ली रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं तभी आप भाग जाते हैं। बाकी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, इसके बाद हम लोग बस वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल, जाते जाते मैं जो शॉर्ट चाहूँ यूथ के लिए, तो एक क्लियर चीज है कि आप लोग अगर समझते हैं कि आपको ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं आते, आप उस प्रोसेस के साथ आपको कमिट करें। आप देखें कि यार ये प्रोसेस आपको रिजल्ट देगा। 1 साल बाद, 6 महीने बाद जो बंदा डिस्करेज हो रहा है ना, वो फिटनेस को अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं कर सकता। फिटनेस में रहना है तो आपने हर अच्छे बुरे मौसम, अच्छी बुरी इमोशनल स्टेट में आपने अपनी जिस्म का साथ देना है। जिस्म अल्लाह ताला की अमानत है, और अमानत जब वापस की जाती है तो ऐसी सूरत में वापस की जाती है जिसमें आप उसको बेहतरीन समझते हो। ठीक है, और डेफिनेटली हमारा जिस्म बेहतरीन हालत में तब होगा जब वो 100% परफॉर्म कर सकता हो, वो 100% एबल हो, वो खराब ना किया हो आपने खुद। तो दैट इज द अमानत जो हमें अल्लाह ताला को बेहतरीन सूरत में वापस करना है। इसको उस अमानत की तरह ट्रीट कीजिए। जंक फूड, स्मोकिंग कूल नहीं होती। शीशा और जो भी आपको कूल लग रहा है वो कूल नहीं है। कूल ये है कि आप एक एज में आपके साथ के लोग बुढ़े लग रहे होंगे और आप जो है वो मोहल्ले में जो है ना वो 2-2 किलोमीटर की रनिंग कर रहे होंगे। एग्जैक्टली, फिर वो कूल वाला सीन होगा। बहुत अच्छा लगा हमजा आपसे बात करके, टाइम का पता नहीं चला, बहुत जल्दी टाइम गुजरा है। और क्वेश्चंस, अच्छा लोग भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं, बट सॉरी गाइज अभी हम लोग फिलहाल एंटरटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमजा का खुद का भी टाइम हो रहा है, हमारा भी टाइम वाइंड अप हो रहा है। हमारा सिलसिला ट्रेनर्स के साथ चलता रहेगा इंशाल्लाह। लॉकडाउन के बाद भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है आप लोगों से। फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, जाहिर बात है सबकी एंगेजमेंट स्टार्ट हो जाएगी, आप लोग खुद भी अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन हम ये सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे। वेल थैंक यू हमजा, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। इंशाल्लाह फिर आपको बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में। टिल देन सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। गाइस, जाने से पहले आप लोगों से एक आखिरी बात, वो ये कि कल का प्रोग्राम जरूर देखिएगा, वो आज से कनेक्टेड रहेगा, खास तौर पे वो जो कि पेरेंट्स हैं, क्योंकि आज हमने यूथ की बात की है और काफ़ी हद तक डिटेल हमें हमजा ने बता दी है इस हवाले से
कि किस एज से एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए है और कौन कौन सी टाइप्स की एक्सरसाइज होनी चाहिए। इससे मजीद रोशनी इंशाल्लाह डालेंगी कल एनी। एनी हमें कल ज्वाइन कर रही है, शी इज ऑल्सो सर्टिफाइड ट्रेनर और काफ़ी अच्छा काम कर रही है इस हवाले से, और बच्चों को लेके बहुत सीरियस है। कल उनका टॉपिक है ओबेसिटी इन किड्स, बच्चों में जो मोटापे का रुझान बढ़ता जा रहा है, इनएक्टिविटी लेवल बढ़ता जा रहा है, उस पर हम लोग खास तौर पर बात करेंगे कंसिडरिंग द फूड्स, क्योंकि आज ज़्यादा बात एक्सरसाइज की हुई है। कल वो जनरल एक्टिविटीज़ वगैरह बताएंगे आपको क्या क्या किया जा सकता है। आपकी जितनी क्यूरीज वगैरह हो उनको बिल्कुल नोट डाउन करके रखिएगा और कल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इंशाल्लाह। में मिलते हैं इंशाल्लाह कल वंस अगेन। टाइमिंग होंगे कल के 7:30 बजे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।